नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूक्रेन संकट को लेकर भारत दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दें भारतीय छात्र। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बदहाली के दलदल में धंस रहा है पाकिस्तान, आवाम से सोने के बिस्कुट उधार लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है इमरान सरकार। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा ही है क्वाड, कोई फंसे नहीं, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने दुनिया को दिया संदेश। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रूस की ओर से बढ़ती धमकी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तत्काल युद्ध विराम का किया आह्वान। पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उन्नाव में प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, बोले यूपी पूरी ताकत से कह रहा है कि जो सुरक्षा लाए हैं हम उनको लाएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दे भारतीय छात्र, दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रूस में जारी तनाव के बीच भारत ने अपने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी कर उन्हें देश छोड़ने को कहा है। भारत ने रविवार को यूक्रेन में रह रहे अपने छात्र और नागरिकों से क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति के संबंध में और अनिश्चितता को देखते हुए संकटग्रस्त यूक्रेन को अस्थायी रूप से छोड़ने के लिए कहा है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने ट्विटर पर लिखा कि सभी भारतीय नागरिक जिनका रुकना आवश्यक नहीं समझा जाता है और सभी भारतीय छात्रों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी जाती है। एक व्यवस्थित और समय पर उड़ान भरने के लिए उपलब्ध कमर्शियल उड़ानों और चार्टर उड़ानों का इस्तेमाल यात्रा के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बदहाली के दलदल में धंस रहा है पाकिस्तान, आवाम से सोने के बिस्कुट उधार लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है इमरान सरकार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए लोगों से सोने के बिस्कुट और बार उधार लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। बता दें कि 5 अरब यूएस डॉलर से ज्यादा का कर्ज लेने के बावजूद पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भारी कमी उसमें आई है। और पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि आर्थिक कार्यकारी परिषद में उक्त प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त दलदल में धंस रहा है पाकिस्तान और अब अपने ही जनता से फिर लेना पड़ेगा उधार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जयशंकर का क्वाड को लेकर बड़ा बयान, एशियाई नाटो नहीं है क्वाड, कोई फंसे नहीं, भारतीय विदेश मंत्री ने दुनिया को दिया संदेश। जी हां दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड के एशियाई नाटो होने की धारणा को खारिज करते हुए कहा कि कुछ प्रभावित पक्ष हैं जो इस तरह की उपमा को आगे बढ़ा रहे हैं और किसी को भी इसमें फंसना नहीं चाहिए। जयशंकर ने कहा कि 4 देशों का ये समूह अधिक विविध और बिखरी हुई दुनिया का जवाब देने का 21वीं सदी का एक तरीका है। जयशंकर ने शनिवार शाम को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 में व्यापक बदलाव और हिंद प्रशांत में क्षेत्रीय व्यवस्था और सुरक्षा पर परिचर्चा के दौरान ये बात कही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस की ओर से बढ़ती धमकी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तत्काल युद्ध विराम का किया आह्वान। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रविवार को अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रोन के साथ फोन पर बातचीत के बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन यूरोप के तत्वावधान में रूस के साथ बातचीत फिर से शुरू करने और तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उन्नाव में प्रधानमंत्री का बयान, बोले यूपी पूरी ताकत से कह रहा है जो सुरक्षा लाए हैं हम उनको लाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों पर निशाना साधा और कहा कि यूपी पूरी ताकत से कह रहा है कि भाजपा ही आएगी। उनके अभेद्य किले थे, उन किलों को भाजपा ने ध्वस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को उन्नाव के पूर्वा में संबोधित कर रहे थे जनता को और उन्होंने कहा कि जो सम्मान लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो सुरक्षा लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक पार्टी का अध्यक्ष यूपी की पुलिस को हमारे इन सिपाहियों को किस भाषा में अपमानित कर रहा है उसका वीडियो घर घर देखा जा रहा है। मंच से दी गई वो गालियां, वो धमकी सिर्फ यूपी की पुलिस के लिए नहीं थी, वो अपने उन दंगाई, दबंग और माफिया दोस्तों की हिम्मत बढ़ाने का प्रयास था। उन्होंने कहा कि जिस यूपी की छवि इन लोगों ने ऐसी बना दी थी कि यहाँ कुछ बदल नहीं सकता, उस यूपी में योगी की सरकार ने कानून व्यवस्था को सुधार कर दिखाया है। दंगा, कर्फ्यू, फिरौती और इससे व्यापारियों, कारोबारियों का जीवन 24 घंटे संकट में रहता था। भाजपा सरकार इस अंधेर गर्दी से यूपी को बाहर निकाल कर लाई है। मोदी ने कहा कि ये परिवारवादी लोग कुछ क्षेत्रों को
अपना साम्राज्य समझते हैं। ये सोचती हैं कि जो ये कहेंगे जनता वही करेगी, लेकिन इन लोगों को आज तीसरे चरण में उत्साह के साथ मतदान कर रही उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो ये बयान देने वाले हैं कि हम तो इसीलिए हार गए, ये भाजपा वाले इसीलिए जीत गए क्योंकि वो जो भाजपा का टीका लगाया था तो लोगों की उंगली अंदर कमल पर ही जाती थी। दुनिया के दर्जनों देश भारत में बने टीके के लिए कतार में थे, लेकिन इन लोगों ने गरीब का जीवन बचाने वाले टीके के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। कहा गया कि भाजपा का टीका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के समय टीके ने सभी की जान बचाई। अरे मोदी, योगी और स्वतंत्र देव की तारीफ मत करो, लेकिन हेल्थ वर्कर जो गांव-गांव जाकर मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उनके लिए तो 2 अच्छे शब्द बोल दो, वो नहीं बोलेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया रोड शो, बोले 80% सीटें जीत रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में रोड शो किया। उन्होंने बताया कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का बन चुका है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि 80 बनाम 20 का ये चुनाव बन चुका है और 80% सीटें भाजपा जीत रही है। 20% में सपा, बसपा और कांग्रेस में बंटवारा होगा। इसीलिए भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोरखपुर में 1 मार्च को रोड शो करेंगे अमित शाह, पीएम मोदी भी संभालेंगे मोर्चा। जी हां दोस्तों, गोरखपुर में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के रोड शो की तिथि निर्धारित हो गई है। उनका रोड शो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 1 मार्च को होगा। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। रोड शो का आयोजन दोपहर 2 से शाम 4 बजे के बीच होगा। इसके अलावा 24, 25 और 27 फरवरी को भी अमित शाह पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में जनसभाएं और रैलियां करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, यूपी में तय है बीजेपी की वापसी, योगी फिर बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लखनऊ में बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 80 बनाम 20 वाली टिप्पणी हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम पहलुओं जैसे भाजपा के प्रदर्शन और विपक्षी दलों के हमले पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि याद नहीं कि योगी जी ने यह बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया था, लेकिन इसे हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखना सही नहीं होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात और राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज और होगी झमाझम बारिश। जी दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात और राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का असर पश्चिम बंगाल में देखा गया है। दिन में ही घटाटोप अंधेरा छा रहा है और तेज हवाएं चल रही हैं और इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान समेत कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से वर्षा होगी, जिससे मौसम बदल जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें, पेरिस में FATF की बैठक से पहले पाकिस्तान के विरोध में हुआ प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फ्रांस में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की मांग को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बाहर प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद पाकिस्तान जैसे नारे भी लगाए। वहीं ये विरोध प्रदर्शन पेरिस में रहने वाले निर्वासित अफगान, उइगर और हांगकांग के एक समुदाय ने आयोजित किया और इस विरोध प्रदर्शन के मुख्य आयोजनकर्ता पाकिस्तान के निर्वासित पत्रकार ताहा सिद्दीकी हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के साथ नाजुक दौर में है रिश्ते, सीमा के हालात ही तय करेंगे संबंध, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन द्वारा सीमा समझौते का उल्लंघन करने के बाद इसके साथ भारत के संबंध बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि सीमा की स्थिति संबंधों की स्थिति का निर्धारण करेगी। विदेश मंत्री ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 पर चर्चा को संबोधित करते हुए ये बात कही। जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत को चीन के साथ एक समस्या है और वो समस्या ये है कि 1975 से 45 साल तक सीमा पर शांति रही, स्थिर सीमा प्रबंधन रहा, कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब ये बदल गया है क्योंकि हमने
चीन के साथ सीमा या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य बलों की तैनाती नहीं करने के लिए समझौते किए थे, लेकिन चीन ने उन समझौतों का उल्लंघन किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस ने जमीन, हवा, समुद्र से की मिसाइलों की बरसात। पुतिन के परमाणु अभ्यास से सहम गई दुनिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सुपर पावर रूस ने यूक्रेन में जारी तनाव के बीच शनिवार को जमीन, हवा और समुद्र से महाविनाशक मिसाइलों की बारिश का अभ्यास करके पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। रूसी मिसाइलों में परंपरागत मिसाइलों के साथ साथ 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल थीं, जिनका तोड़ अभी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। ये रूसी मिसाइलें दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिराने में सक्षम हैं, जिससे किसी भी शहर को पल भर में राख के ढेर में बदला जा सकता है। रूस के इस परमाणु शक्ति प्रदर्शन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस का तानाशाह भी मौजूद था। इस अभ्यास की शुरुआत में रूस ने देश के पश्चिमोत्तर इलाके में स्थित रूसी अड्डे में मिसाइलें दागी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। डोडा से लश्कर का आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तान में बैठे सरगना के निर्देश पर कर रहा था काम। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि साजन बजरनी गांव के रहने वाले आदिल इकबाल बट को पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल के संयुक्त दल ने ठाठरी में वाहनों की चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। आतंकी से 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन और 9 गोलियां बरामद की गई हैं। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे डोडा के आतंकवादी मोहम्मद अमीन उर्फ मुजामिल उर्फ हारून के निर्देश पर आदिल काम कर रहा था। आतंकी के खिलाफ थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 4 चरणों की सभा, 200 से ज्यादा सीटों पर ताकत झोंकेगी भाजपा। पीएम मोदी 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां करेंगे। जहां दोस्तों, भाजपा विधानसभा चुनाव के शेष 4 चरणों की 231 सीटों पर पूरी ताकत झोंकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिन में करीब 1 दर्जन रैलियां करेंगे। वो मार्च के पहले सप्ताह में काशी में 2 से 3 दिन रहकर पूर्वांचल में भगवा माहौल बनाएंगे। पार्टी मुख्यालय में शनिवार रात हुई भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक में शेष चरणों में चुनावी रोड मैप बनाने के साथ सपा को घेरने की रणनीति पर मंथन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की मौजूदगी में ये बैठक हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेपी नड्डा और अमित शाह ने अगले 4 चरणों के लिए रचा चक्रव्यूह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के 3रे चरण का मतदान रविवार को हो जाएगा और अब आगे की लड़ाई के लिए भाजपा कमर कसकर तैयार है। सूत्रों ने बताया कि देर रात चली बैठक में पार्टी नेताओं ने अब तक हुए 2 चरण के मतदान के रुझान के साथ ही 3रे चरण के लिए होने जा रहे मतदान पर भी फीडबैक साझा किया है। पार्टी इसके बाद के अगले चरणों को काफी महत्वपूर्ण मान रही है। 4थे चरण में 59, 5वें में 61 और 6वें में 57 और 7वें चरण में 54 सीटें हैं। खास बात यह है कि अगले चरणों के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विषय के रूप में भाजपा के पास अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर, बनारस में दमक रहा श्री काशी विश्वनाथ धाम और मिर्जापुर का मां विंध्यवासिनी धाम है। पार्टी के दिग्गजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र लखनऊ के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र कौशाम्बी में चुनाव है, जहां से मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं और ऐसे में यहां भाजपा बड़े अंतर से जीत दर्ज कराना चाहती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खात्मे की ओर, कोरोना की तीसरी लहर, 1% से भी कम पर आ गए हैं एक्टिव केस। 24 घंटे में 19,968 मामले आए सामने। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के ग्राफ में लगातार कमी देखने को मिल रही है। कई दिनों से केसों में गिरावट के चलते अब कोरोना की तीसरी लहर खात्मे की ओर दिख रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,968 नए मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले आज 2302 कम केस आए हैं और पॉजिटिविटी दर भी अब 1.68% रह गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी, दिल्ली समेत देश भर में बढ़ने लगा है तापमान। मौसम को लेकर आईएमडी ने दिया अपडेट। जी हां दोस्तों, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में अब धीरे धीरे
ठंड का असर कम होता जा रहा है। फरवरी के आखिरी सप्ताह तक हल्की ठंड रहेगी, जिसके असर मार्च के दूसरे हफ्ते तक देखने को मिल सकता है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी के मुताबिक 22 फरवरी को पश्चिम हिमालय के पास एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और तटीय तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकतम हिस्सों के तापमान में मामूली वृद्धि होने की संभावना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनीपत में 4 खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार, AK-47 समेत हथियारों का जखीरा बरामद। जहां दोस्तों हरियाणा पुलिस की अपराध जांच एजेंसी ने सोनीपत जिले में खालिस्तान आतंकवादी ग्रुप से जुड़े होने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। ये सभी हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। इनके पास से एक ऑटोमेटिक AK-47, 4 विदेशी पिस्टल, 1 देसी पिस्टल और 56 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सोनीपत पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हरियाणा पुलिस को पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसी से संदिग्धों के बारे में जानकारी मिली थी। सोनीपत के रहने वाले संदिग्धों और उनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस के पास है। उन्होंने कहा कि खालिस्तान समर्थक आतंकवादी समूह इन लोगों का इस्तेमाल कर पंजाब और अन्य जगहों पर निशाना बनाकर हत्याओं को अंजाम देने और आतंक का माहौल कायम करना चाहते थे। हरियाणा पुलिस के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि CIA की टीम को सागर के खालिस्तानी आतंकवादियों से संबंध और उसके घर पर भारी मात्रा में अवैध हथियार की मौजूदगी के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम हरकत में आई और आरोपियों को सोनीपत जिले में गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ब्रह्मोस के धमाके से दहल गए हैं चीन और पाकिस्तान के दिल। इंडिया ने बीच समुद्र में युद्धपोत से किया टारगेट फायर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को इस वक्त पड़ोसी देश से ज्यादा खतरा है। खासकर चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के कामों में अड़ंगा लगाते रहते हैं और अब भारत ने दोनों की ही टेंशन बढ़ा दी है। अपनी सुरक्षा बेड़े को मजबूत करते हुए भारतीय वायुसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से शुक्रवार को समुद्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। ब्रह्मोस इंडियन नेवी के युद्धपोत का मुख्य हथियार सिस्टम है और इसे लगभग सभी सतह प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन अपनी हरकतों से नहीं आ रहा है बाज। ऑस्ट्रेलियाई विमान को लेजर से बनाया निशाना, पायलट पर मंडराया खतरा। जी हाँ दोस्तों, चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में की जाने वाली चालबाज हरकतों से दुनिया वाकिफ है। एक बार फिर चीन ने अपना ऐसा ही रूप दिखाया है। दरअसल समुद्र के बीचों बीच चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच टक्कर देखने को मिली है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग ने कहा कि चीनी नौसेना के एक जहाज ने उसके एक निगरानी विमान पर लेजर दागा है और इस वजह से विमान में सवार क्रू मेंबर की जान पर बनाई है और चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंबे समय से तनाव भी चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया रक्षा विभाग ने कहा कि ये घटना गुरुवार को सामने आई। P-8A पोसिडॉन विमान ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान विमान पर एक लेजर की रोशनी देखी गई और इस तरह की घटनाएं असामान्य नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी चीन पर अपनी सैन्य शक्ति का दावा करने का आरोप लगाते रहे हैं। अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पश्चिमी प्रशांत और अन्य जगहों पर बीजिंग के बढ़ते दबदबे को चुनौती देने के लिए कदम उठा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकी साजिश को लेकर NIA की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर और राजस्थान समेत 8 जगहों पर छापेमारी, 28 किए गए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश के कई हिस्सों में छापेमारी की है। NIA ने शनिवार को जम्मू कश्मीर और राजस्थान में जम्मू कश्मीर आतंकवाद साजिश मामले में 8 स्थानों पर तलाशी की है। आतंकवाद निरोधी एजेंसी NIA ने जम्मू कश्मीर के सोपोर, कुपवाड़ा, शोपिया, राजौरी, बड़गाम, गांदरबल और राजस्थान के जोधपुर जिले सहित जिले में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान NIA ने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और सिम कार्ड और डिजिटल स्टोरेज डिवाइस जब्त कर ली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में आतंकियों और कट्टरपंथियों के खिलाफ अब और अधिक सख्ती। अमित शाह ने अजीत डोभाल के साथ बनाई रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक ली है, जिसमें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई है। बैठक में गृह मंत्री ने सुरक्षा ग्रिड को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए ताकि सीमा पार से घुसपैठ शून्य हो और आतंकवाद का उन्मूलन हो सके। अमित शाह ने बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के प्रयास
प्रयासों की सराहना की, जिससे पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक आतंकी घटनाएं 2018 में 417 से घटकर 2021 में 229 हो गई हैं, जबकि सुरक्षा बलों के शहीद हुए कर्मियों की संख्या 2018 में 91 से घट के कम होकर ये अब 2021 में सिर्फ 42 रह गई है।